अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल मशीद डिफेंस सेक्टर के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय फ़ज़ाइया के लिए तैयारों की ओवरहालिंग, रीबिल्डिंग और तैयारी का बहुत बड़ा अदारा है, जिसने मुल्की तौर पर कई तैयारी लाइसेंस के तहत बनाए हैं। लेकिन 24,457 मुलाजमीन पर मुश्तमिल इस अदारे ने मुल्की तौर पर अभी तक कोई भी तैयारा नहीं बनाया। सिर्फ एक तैयारा HF-24 मारूत बना सके थे, जो बहुत अरसा पहले बनाया गया था। लेकिन उसके बाद बहुत बड़े बड़े महंगे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेकिन आज तक हिंदुस्तानी ब्रांड कोई भी तैयारा अपने मुल्क को नहीं दे सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत बड़ा अदारा है, लिहाजा हम सिर्फ आज यहाँ पर एक साइड यानी उसके तैयारा साजी जो फाइटर जेट बनाने की जो कैपेबिलिटी है उस पर बात करेंगे। फिर इंशाल्लाह कहीं सी और वीडियो में जो है उसकी तफसीलन बात होगी दूसरी मामलात पे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बुनियाद 1940 में रखी गई थी, जब बरतानिया को दूसरी जंग अज़ीम में तैयारों की अशद ज़रूरत थी। यूरोप से तैयारों और पुर्ज़ों को भिजवाने में जो वक्त दरकार था और अमेरिका से जो तैयारे आ रहे थे उनको भी बनाने में और रखने में बड़ा वक्त लग रहा था और मंगवाने में बड़ा वक्त लग रहा था, और जापान सर पर आकर खड़ा था। तो लिहाजा अमरीकियों ने ये बेहतर समझा और बरतानियों ने उनको ये ऑफ़र की कि वो एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आकर बना लें और यहीं से तैयारा साजी जो है वो की जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो था वो बुनियादी तौर पर बरतानिया नहीं बल्कि पहली मरतबा बेंगलोर में अमरीकी जो माहिरीन और अमरीकी टेक्नोलॉजी ने आकर बनाया था। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बुनियाद अमेरिका ने रखी थी, बरतानिया ने नहीं। आज़ादी के बाद भारत ने फ़्रांस और ख़ुसूसन बरतानिया से अपनी जो एयरफोर्स के लिए तैयारे ख़रीदे थे, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर मुकम्मल इन्हिसार था। बरतानवी वाइपर तैयारों और पोलैंड G-8 तैयारों की लाइसेंस प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ही हुई और भारत को काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी भी फराहम की गई। भारत ने मुल्की तौर पर डिज़ाइन करदा HF-24 मारूत लड़ाका तैयारे 147 की तादाद में बनाए, और किरण तरबीती तैयारे भी जो हैं वो बनाए, और उनके 3 मॉडल जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए, जिनको तकरीबन 194 की तादाद में बनाया गया। जर्मनी के साथ मिलकर पहले मारूत भी जर्मनी का एक बंदा था जिसके साथ मिलकर ये बनाया गया था, और फिर उसके बाद एक नई सुपर मारूत HF-73 तैयारा जो है वो बनाया जाना था यहाँ पर, जो कि टॉर्नेडो की शक्ल तैयारे की शक्ल से मुशाबह था। लेकिन जल्द ही अमरीकी जो मगरबी जर्मनी है उसने इस प्रोजेक्ट से अलहदगी इख्तियार कर ली, और इंडियंस भी इसमें ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्योंकि उनको बहुत बड़ी मकदार में रूस से अमदाद हासिल होना शुरू हो चुकी थी। भारत की दफाई पॉलिसी 1962 की चीन भारत जंग के बाद काफ़ी हद तक तब्दील हुई। सोवियत यूनियन ने चीन पर अपनी अमदाद के दरवाजे बंद कर भारत के साथ दफाई मुआहदा कर लिया, और यूँ जो मिग 21 तैयारे चीन को वसी पैमाने पर फराहम होने थे वो सारे के सारे जो है वो भारत को फराहम कर दिए गए और वो भारतीय फ़ज़ाइया का हिस्सा बन गए। रूस ने भारत को लाइसेंस प्रोडक्शन के अलावा MiG-21 की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हद तक फराहम की, और ऐसे 1200 तैयारे 1963 से लेकर अब तक बनाए जा चुके हैं इंडिया में। लेकिन अफसोसनाक या मज़ेदार हकीकत यह है कि जिस मुल्क यानी चीन को इस की अधूरी टेक्नोलॉजी मिली, वो आज एविएशन इंडस्ट्री का एक नया सितारा है, और भारत अभी तक मुल्की तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयारा नहीं बना सका। हालांकि MiG-21 की तमाम टेक्नोलॉजी इंडिया को फराहम की गई थी। इस वक्त सिर्फ 40 MiG-21 बाइसन जो तैयारे हैं वो भारतीय फ़ज़ाइया का हिस्सा हैं, और वो भी गैर मेयारी टेक्नोलॉजी की वजह से हादसात का शिकार हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल की गैर मेयारी टेक्नोलॉजी के बायस MiG-21 तैयारों को बेशुमार हादसात पेश आए, और कम से कम 170 पायलट जो हैं वो 1970 से लेकर 2024 तक इन तैयारों की नज़र हो चुके हैं, जिनमें इनके इसके 40 सिविलियन इसके अलावा हैं। 1966 से लेकर 1984 के दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 840 MiG-21 तैयारे बनाए, जिनमें से 415 तैयारे गिरकर तबाह हुए या उनको इस कदर नुकसान पहुंचा कि वो दोबारा प्रवास के काबिल ना रहे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल अगरचे मुल्की तौर पर मारूत हल्का लड़ाका तैयारा बनाने में कामयाब था, और मुल्की तौर पर उसकी एडवांस स्टेज HF-70
थ्री भी डिज़ाइन के हाल में था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की बड़ी वजह ये थी कि रूसी इमदाद आ गई, जिसके बाद भारतीय फ़ज़ाइया को किसी दूसरे तैयारी की ज़रूरत ही ना थी। भारतीय फ़ज़ाइया को मिग 21 के बाद मिग 23, फिर मिग 25, मिग 29, मिग 27, ये सभी तैयारे जो हैं वो बहुत तवातर से और बड़ी मकदार में फ़राहम किए गए, जो यकीनन भारतीय फ़ज़ाइया के लिए बहुत बड़ा बूस्टर थे। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री तो अपने आप को यानी कि पूरी दुनिया में छाया हुआ समझने लग गई। एक तरफ से रूस की नवाज शाह थी और दूसरी तरफ से यूरोप वसी पैमाने पर तैयारे फ्राहम कर रहा था। टेक्नोलॉजी भी मिल रही थी और तैयारे भी मुयसर आ रहे थे। 1968 में जगवार तैयारों का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, तो फ्रांस और बरतानिया को भारत ने ऑफ़र की कि मुझे भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लें ताकि मैं इसमें सरमायाकारी भी कर सकूं और ये तैयारी भी हासिल किए जा सके। लेकिन फ्रांस और बरतानिया दोनों ने भारत की इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बरतानिया ने 1978 में ऐसे 160 तैयारे जो है वो भारत को फराहम किए, जिनमें से 120 तैयारे लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में ही तैयार किए गए। इसके बाद भारत ने टॉर्नेडो तैयारों का जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था उसमें भी शमूलियत की काफ़ी कोशिश की। ये प्रोजेक्ट इटली, हॉलैंड, मगरबी जर्मनी और बरतानिया के दरमियान शुरू होना था, लेकिन सियासी वजूहत की बिना पर इटली और हॉलैंड ने इस प्रोजेक्ट को बाय बाय कह दिया। तो भारत ने अपनी सरमायाकारी इसमें डालने की कोशिश की, लेकिन फिर एक मरतबा मगरबी जर्मनी और बरतानिया दोनों ने इस प्रोजेक्ट में इंडिया को शामिल नहीं किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इस कामयाबी और वसअत के ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के रास्ते बहुत आसान कर दिए थे। अगरचे इस प्रोजेक्ट में जो था टॉर्नेडो का उसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन भारतीय एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी, क्योंकि उसे जगवार तैयारों की टेक्नोलॉजी मुयसर आ गई थी काफ़ी हद तक। फिर उसके बाद बिग तैयारे तो आम फिर रहे थे उसके पास, और उसकी टेक्नोलॉजी हर तरह की जो रूस उसको इमदाद फराहम कर रहा था। इस कदम जो मजबूत और फाल होने की वजह से वो आसानी से मुल्की तौर पर जदीद तरीन लड़ाका तैयारा बना सकते थे, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। एक ऐसी फ़ज़ाइया जिसे रूस और यूरोप दोनों की टेक्नोलॉजी आसानी से मैसर थी, उसने मनसूबाबंदी की कि एक नया तैयारा 1995 तक बनाया जाए ताकि तमाम मिग के तैयारों को तब्दील कर दिया जाए और ये मुल्की तौर पर तैयारा बनाया जाना चाहिए। बड़ा अच्छा फ़ैसला था और यही फ़ैसला होना चाहिए था, क्योंकि अब काफ़ी अर्सा हो गया था कि इंडिया मुल्की तौर पर टेक्नोलॉजी को हैंडल कर रहा था। 1981 में ये ख्याल उनका जो ख्याल आया वो 1984 में एक अदारे की शक्ल में तरतीब दिया गया, जिसका मकसद सिर्फ एक नया लड़ाका तैयारा बनाना था। उसको डिज़ाइन से लेकर तैयारी तक हर तरह की जो है वो अथॉरिटी दी गई और उसको बड़े कसीर फंड्स फराहम किए गए। ताजीज़ तैयारा जो है वो उड़ान भरने से पहले ही नाकाम। उसकी बड़ी वजह ये थी कि 1984 से लेकर 2001 तक इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स बड़े तब्दील होते रहे, इसका स्टाफ चेंज होता रहा और इसकी मेथोलॉजी को बार बार चेंज किया गया, जिसकी वजह से ये तैयारा उड़ने के काबिल नहीं बन सका। बहरहाल एंड पे फ्रांस और इसराइल की मदद से 2001 में ये तैयारा पहली मरतबा उड़ान के काबिल हुआ। और मज़ेदार हकीकत ये है कि 2001 के बाद ये 2015 में भारतीय फ़ज़ाइया का हिस्सा बनी, यानी 15 साल लगे अपनी ही फ़ज़ाइया का हिस्सा बनने के लिए, और वो भी हुकूमती दबाव के तहत जो है वो भारतीय फ़ज़ाइया ने इसको ख़रीदने का ऐलान किया, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने बाहर से तैयार खरीद कर देने से इनकार कर दिया था। 2024 तक महज 51 तैयारे जो हैं वो भारतीय फ़ज़ाइया का हिस्सा बन सके। सन 2000 में भारतीय फ़ज़ाइया ने SU-30 MK2 जो है MK1 रूस से ख़रीदने के लिए मुआहदा किया और इसको लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत बनाया गया। ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में बनाए गए। ये भारतीय ज़रूरियात के तहत डिज़ाइन किए गए थे। मेन डिज़ाइन जो है और मेन टेक्नोलॉजी तो रूसी की थी, लेकिन इसमें चंद तब्दीलियाँ की गई और इसे SU-30 MK1 का नाम दिया गया, और ऐसे 272 तैयारे भारत ने मुल्की तौर पर मैन्युफैक्चर किए हैं।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक बहुत बड़ा अदारा है जो दुनिया के चंद बड़े एविएशन अदारों में शुमार होता है। तकरीबन 25,000 मुलाजमीन है, तकरीबन 24,457 मुलाजमीन है। इस इदारे के वसाइल $3.9 बिलियन हैं और इसकी सालाना आमदन जो है वो तकरीबन $1.2 बिलियन है। हमने यहाँ पे इस अदारे का सिर्फ मुख्तसर तरीन जायज़ा लिया है और लड़ाका तैयारों के हवाले से ही इस पर जो है वो एनालाइज़ किया है, जिसमें हमें अभी इस अदारे के मुस्तकबिल की तैयारी यानी ताजीस MK2 नेवी के लिए जदीद फ़ाइटर की जो इन्होंने लेआउट दिया है, फिर स्टिल्थ 5th जनरेशन तैयारे का लेआउट दिया है, उसका अभी हमने कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि वो भी एक बड़ी लंबी कहानी है। बल्कि इस वक्त हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के तहत चलने वाले तकरीबन 50 प्रोजेक्ट भी जो बहुत बड़े हैं और आलमी सतह के हैं, उन पर हमने अभी बात नहीं की। यहाँ सबसे बड़ा सवाल सिर्फ हम ये सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं, वो ये है कि इस कदर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका 1963 से लेकर आज तक जदीद तरीन तैयारों को हैंडल करने का रिकॉर्ड है, जिसमें बेहतरीन MiG-21, जैगवार, Su-30 MK1, सतारा और इस तरह के और तैयारे जो हैं वो टेक्नोलॉजी को हैंडल कर रहे हैं। बोइंग, राफेल और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि इस अदारे के साथ जो है वो ताउन कर रहे हैं। फिर ये कैसे मुमकिन है कि इनकी बनाई हुई प्रोडक्शन जो है उसको बेशुमार हादसात जो हैं वो पेश आते हैं। 2023 तक 1200 मुख्तलिफ साज के मिग तैयारे जो हैं वो गिर कर तबाह हुए और सारे के सारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में ही ओवरऑल हुए थे। तकरीबन 40 से 60 जैगवार तैयारे गिर कर तबाह हुए जो यहीं पे ओवरऑल हुए थे और 35 से ज़्यादा Su-30 MK1 तैयारे जो हैं वो यहीं पर जो मैन्युफैक्चर हुए थे वो गिर कर तबाह हो चुके हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेट है इन तैयारों का बग़ैर जंग के गिरने का। सतारा तरबीती तैयारे के 2 प्रोटोटाइप और ताजीस तैयारे के कम से कम 10 जो तैयारे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो चुके हैं। रूस के कई आला सतही वर्ग जो हैं वो वाक़यात की तहकीकात के लिए इंडिया का दौरा कई सालों में मुख्तलिफ जगहों पर कर चुके हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को तैयारों की तबाही का बुनियादी जिम्मेदार ठहराया गया। फ्रांस ने अपने मेराज 2000 और राफेल तैयारों की टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर देने से इनकार कर दिया था और अपनी तैयारों की देखभाल और दीगर मामलात अपने हाथ में रखने का फ़ैसला किया था, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मेयार वो नहीं है जो कि फ़्रांस की टेक्नोलॉजी का है और वो बड़ी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है। अमरीकी वज़ारत दिफ़ा का एक वफ़द जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के दौरे पर आया तो उसने अपनी हुकूमत को रिपोर्ट में वाज़ेह किया कि ये इदारा अमरीकी टेक्नोलॉजी के मेयार के लिहाज से 25 साल पीछे है और अमरीकी तैयारों की टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए ये जो इंस्टीट्यूशन है वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि F-16 वाइपर के जो बहुत सारे पुर्जे हैं वो यहाँ पे तैयार हों। आलमी गैर मुल्की मुआहदा हासिल करने के लिए अदारों के बोर्ड को चेंज किया गया है और इसके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के हालात को बेहतर बनाने के लिए 6 प्राइवेट डायरेक्टर, जो पहले 8 डायरेक्टर जो हैं वो सरकारी मुलाजिम होते थे, अब 2 सरकारी मुलाजिम रह गए और बाकी 6 डायरेक्टर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से लाए गए हैं ताकि आलमी अदारों का कॉन्फिडेंस बढ़ सके, जो कि एक अच्छा इकदाम है। इस वक्त बोइंग कंपनी जो है वो इंडिया में बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट को चला रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो इंडियन एयरलाइंस की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं वो बोइंग से तैयारी ख़रीद रही हैं। इसलिए बोइंग ने भारत को ओब्लाइज करने और फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ पर जो है वो अपना एक प्लांट लगाया है, लेकिन वो भी एक महदूद प्लांट है और एक टेक्नोलॉजी के लिए है। अब अगर हम चीन से इसका मुवाजना करें तो चीन की टेक्नोलॉजी काफ़ी अरसे तक इंडिया के मुकाबले में बहुत पुरानी रही है और चीन ने बहुत मेहनत से अपने मुल्क में एविएशन इंडस्ट्री को कामयाब किया है। चीन को इंडिया की तरह कोई भी बाहर से इमदाद मुयसर नहीं आई और बहुत मुश्किल से उसने अपने जो एविएशन का अदारा है उसको चलाए रखा है। हाँ, 1990 के बाद रूस ने उसको जो इमदाद दी, उस इमदाद का भी उसने ऐसा भरपूर फ़ायदा उठाया कि आज खुद रूस जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें एविएशन इंडस्ट्री की
वो इलेक्ट्रॉनिक आलात ख़ास तौर पर वो चीन से ख़रीद रहा है। इस वक्त चीन बिलाशुबा एविएशन इंडस्ट्री में यूरोप में छाया हुआ है, बाकी पूरी दुनिया में उसको जो है वो पजीराई हासिल हो रही है। जबकि इंडिया ने दूसरी तरफ रूस, बरतानिया, स्वीडन, फ्रांस, इसराइल और अमेरिका से मिलने वाली दस्तियाब टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं उठाया। और उसकी वाज़ह मिसाल ये आप ले सकते हैं कि भारत आज स्टेल्थ हथियारों की तैयारी के लिए 2035 की डेट दे रहा है, जबकि चीन पिछले 14 साल से स्टेल्थ हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय टैक्स पेयर्स के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि भारत की इतनी बड़ी और इतनी शानदार जो इंडस्ट्री है वो उस तरह फ्लरिश नहीं कर सकी और अपने मुल्क को एक शानदार कामयाब लड़ाका तैयारा नहीं दे सकी, जो कि यकीनन 50 साल गुजरने के बाद इंडियन कौम का हक था।